हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और थ्रिलर मूवी जिसमें 6 लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हैं और अपना लक आजमाते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से किसके लक ने उनका साथ दिया और कौन इस एस्केप रूम से बचकर निकल पाया। मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी का एंड स्क्रीन बताया जाता है जहां पर बेन खड़ा हुआ है और उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। और फिर हमें इस मूवी की लीड हीरोइन जोई को दिखाया जाता है। जोई एक स्टूडेंट है और वो क्वांटम जेनो इफेक्ट के बारे में पढ़ाई कर रही है और जोई कहती है कि सिस्टम कैन नॉट चेंज व्हाइल यू आर वॉचिंग इट। और जोई एक्चुअल में एक इंट्रोवर्ट होती है, तो उसका प्रोफेसर उसे कुछ टिप देता है ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल सके। अब हमारी मुलाकात बेन से होती है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बेन एक शॉप में हेल्पर का काम करता था, लेकिन उसे कैशियर की जॉब चाहिए थी। लेकिन बेन की ड्रिंकिंग करने की आदत की वजह से उसको ये कैशियर की जॉब नहीं मिल सकती थी। अब हमें फिल्म के तीसरे कैरेक्टर जेसन को बताया जाता है जो कि एक स्टॉक मार्केट एजेंट है और अपने कोवर्कर के बीच काफी फेमस है। अब यहाँ जोई, बेन और जेसन को एक पजल बॉक्स मिलता है और वो भी इनके जानने वाले लोगों की तरफ से, जैसे कि जोई को उसके प्रोफेसर की तरफ से, जेसन को उसके क्लाइंट की तरफ से और बेन को उसके बॉस की तरफ से। और तीनों उस पजल बॉक्स को सॉल्व करते हैं। जोई अपनी थ्योरीज के जरिए उसे सॉल्व करती है, जेसन उसे यूट्यूब पर देखकर सॉल्व करता है और बेन बाय लक उस पजल को सॉल्व कर देता है। और उस पजल बॉक्स के ओपन होने के बाद उन तीनों को मीनोस एस्केप रूम का इनविटेशन मिलता है और साथ ही इस इनविटेशन पर लिखा था कि अगर वो इस एस्केप रूम से बाहर निकल सकते हैं तो उन्हें $10,000 का इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए ये तीनों रेडी हो जाते हैं और फिर मीनोस के रूम में इंटर हो जाते हैं, जहां जाकर ये और 3 लोगों से मिलते हैं, जिनमें से पहली होती है अमेंडा जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर होती है और दूसरा होता है माइक जो कि माइंस में काम करता था और तीसरा होता है डैनी जो कि बहुत सारे एस्केप रूम में जा चुका है। अब ये लोग इस रूम में बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और तभी बेन को सिगरेट पीने की इच्छा होती है और वो उस रूम के दरवाजे को खोलने जाता है। तभी उसे रूम का लॉक टूट जाता है, यानी कि सभी वेटिंग रूम में कैद हो चुके हैं। कुछ देर बाद जोई को उस लॉक में टेम्परेचर यूनिट दिखाई देता है और उस रूम की टेबल पर बहुत सारे मैगजीन पड़े हुए होते हैं और उस मैगजीन पर एक नाम लिखा होता है, डॉक्टर वुटानयू, जो कि इस मूवी में बार बार दिखाया गया है। जोई को एक मैगजीन मिल जाती है जिस पर फ़ारेनहाइट 451 जैसे ही पढ़कर जोई टेम्परेचर गेज को 451 पर सेट कर देती है। वो डोर अनलॉक होने के बजाय इनके रूम में हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। ये रूम एक ओवन बन जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन डैनी को इसमें मजा आ रहा था। अब यहाँ पर जोई अमेंडा की तरफ देखती है और समझ जाती है कि अमेंडा को आग से बहुत डर लगता है और जोई अमेंडा को एक गिलास पानी पिलाती है। अब सभी लोग गुस्से में आकर रूम पे बैठी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। तब वो शीशा खोलकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ एक लड़की का स्टैचू बैठा हुआ था और वो उस फोन को डायल करने लगते हैं, पर कॉल नहीं लगता। फोन पर कॉल आता है, जस्ट फॉलो द रूल। अब जोई को वहां पर एक साइन दिखाई देती है जहां पर कॉस्टर्स को ड्रिंक करते दिखाया जाता है। जोई उस सब कॉस्टर को एक साथ दबाने के लिए कहती है। फिर इनको एक एसी वेंट दिखाई देता है जब वो सारे एक साथ मिलकर उस कॉस्टर को दबाते हैं और तभी वो एसी वेंट खुल जाता है। सबसे पहले जेसन वहां से बाहर जाता है और उसके बाद अमेंडा को बीच में ही उसका पास्ट याद आ जाता है और वो बहुत पैनिक करने लगती है। तब जोई अपना दिमाग चलाकर एक गिलास पानी भरकर उस कोस्टर पर रख देती है और उस वेंट में जाकर जोई अमेंडा को बचा लेती है। अब आखिरी में बेन और डैनी रह जाते हैं। बेन और डैनी ये दोनों ग्लास में पानी भरकर कोस्टर प्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी ग्लास में पानी कम रह जाता है क्योंकि अमेंडा ने पहले ही पानी पी लिया था। यहाँ पर बेन अपना दिमाग चलाता है और ग्लास में अपनी शराब डाल देता है और वक्त रहते बेन और डैनी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं जो कि एक माउंटेन कैबिन की तरह था और अभी भी डैनी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये एस्केप रूम है। वो यही कहता है कि ये सब इफेक्ट्स है और ये बहुत कूल है। वो सब मिलकर यहाँ पर लगे हुए कैमराज में रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वहां से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता और इस कैबिन को खोलने के लिए 7 लेटर्स का एक वर्ड चाहिए था और कैबिन की वॉल पर एक साइन लगा हुआ था, यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से वर्ड को ट्राई करने लगते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करता। तभी बेन को अपना पास्ट याद आता है जहां पर वो एक गाना गा रहा था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो गाना ये रोडोल्फ द रेड रोज रेनडियर, और उस रूम में रेनडियर भी लगे हुए थे। बेन जेसन को रेडोल्फ वर्ड एंटर करने के लिए कहता है
और फिर इस कैबिन का डोर खुल जाता है, लेकिन बाहर जाने पर इनको एक शॉक मिलता है। नेक्स्ट रूम बहुत ही कोल्ड था और वहां का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। जेसन फिर से आसपास देखने लगता है और उसको एक गेट मिल जाता है जिसके लिए एक चाबी की जरूरत थी। सभी को एक कॉम्पस, एक फिशिंग रॉड और एक आइस मैग्नेट मिलता है। जोई ने एक जैकेट पहनी हुई थी जिसे देखकर जेसन अनकंफर्टेबल होता है और उससे जैकेट मांगने लगता है और इन सभी ने इस जैकेट को बारी बारी इस्तेमाल करने का डिसाइड किया था, तो जोई जेसन को वो जैकेट दे देती है। अब उस होल में से ये लोग फिशिंग रॉड और मैग्नेट की मदद से एक आइस ब्रेक को निकालते हैं जिसमें चाबी बर्फ के अंदर फंसी हुई थी। बेन के पास एक लाइटर होता है जो कि कुछ दूर पर ही पड़ा हुआ था और डैनी उस लाइटर को लेने के लिए जाता है। तब वहां की बर्फ टूट जाती है और डैनी पानी में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सभी मिलकर बेन को इसका जिम्मेदार कहने लगते हैं क्योंकि उसी ने वो लाइटर को दूर फेंक दिया था। इसके बाद इन्हें समझ आता है कि बेन नहीं बल्कि इस एस्केप रूम का मास्टर इनके साथ ऐसा कर रहा है। अब इनके पास उस आइस क्यूब को अपनी शरीर की गर्मी से पिघालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और फिर कुछ ही देर में वो बर्फ पिघल जाती है और इन्हें चाबी मिल जाती है और फिर ये बचते बचाते हुए उस रूम से निकल जाते हैं और आइस रूम पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ 5 लोग ही बचे हुए थे और ये एक तीसरे रूम में एंटर करते हैं जो कि एक अपसाइड डाउन रूम था। अब यहाँ माइक को एक गेट दिखाई देता है जिसके ऊपर लॉक नहीं लगा हुआ था। तब ये सोचता है कि एक ब्लैक बॉल की मदद से इस गेट को खोला जा सकता है क्योंकि पूल टेबल पर आखिरी बॉल ब्लैक होती है। इससे पहले कि ये लोग बॉल को ढूंढना शुरू करते वहां पर एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ फोन नीचे आता है और फिर उस रूम में म्यूजिक बजने लगता है और म्यूजिक रुकते ही वहां का फ्लोर टूट जाता है और वो एक गहरी खाई थी। जब जब म्यूजिक बजकर रुकेगा तब तक ये फ्लोर टूटता जाएगा। इससे पहले कि ये सारा फ्लोर टूटकर गिर जाए उन्हें उस बॉल को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर अमेंडा जो कि एक आर्मी वॉरियर थी तो किसी तरह से वो ऊपर चढ़कर एक लॉकर तक पहुंच जाती है और उस लॉकर में एक कोड को एंटर कर खोला जा सकता था। जोई एक पजल को सॉल्व करके कुछ नंबर बताती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जोई गलती से फ्लोर पर गिर जाती है। तब हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहां पर जोई एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर थी और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अब ये सब मिलकर रूम के कोनों में खड़े हो जाते हैं और जोई अब उस कोड को उल्टा करके एंटर करने के लिए कहती है क्योंकि ये रूम भी अपसाइड डाउन था और ये कोड सही होता है और अमेंडा को वो ब्लैक बॉल मिल जाती है। लेकिन जरा सा फिसलने की वजह से अमेंडा उस फोन पर लटक जाती है और नीचे का फ्लोर भी टूट चुका था और वो खुद को सैक्रिफाइस करके जोई के हाथ में उस बॉल को फेंक देती है जिसे जोई को बहुत ज्यादा दुख होता है और सभी दुखी होते हैं और 4th एस्केप रूम में एंटर करते हैं। ये रूम एक हॉस्पिटल वार्ड की तरह था और यहाँ पर 6 बेड रखे हुए थे और हर बेड पर एक पेशेंट की फाइल रखी हुई थी जो कि इन सब लोगों की ही थी। और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि सिर्फ इन्हीं 6 लोगों को क्यों चुना गया था। एक्चुअल में ये लोग किसी न किसी हादसे से गुजरे थे और उस हादसे में सिर्फ यही सर्वाइवर थे। जैसे कि जोई एक प्लेन क्रैश की सर्वाइवर थी और जेसन उसके दोस्त के बीच में सिर्फ जेसन ही था जो एक आईसी में बच गया था और अमेंडा एक ब्लास्ट में बच गई थी और माइक एक लौता ऐसा आदमी था जो कि माइन कोलैप्स होने के बाद भी बच गया था और बेन भी एक कार क्रैश में सर्वाइवर था जिसमें उसके सारे ही दोस्त मारे गए थे और डैनी जो कि एक पॉइजनस गैस का सर्वाइवर था और उसकी सारी फैमिली मारी गई थी। सभी को यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि पता कर सके कि इन सब में से सबसे ज्यादा लकीएस्ट कौन है। और तभी उस हॉस्पिटल की वार्ड की टीवी पर डॉक्टर वू टैन यू का एक टीवी कमर्शियल आता है और उसमें बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है और उसके बाद ये पूरा रूम पॉइजनस गैस से भर जाएगा और इस रूम को खोलने के लिए इन्हें अपना दिल लगाना होगा और इसमें इन्हें एक क्लू मिल जाता है। लेकिन जोई को अपनी क्वांटम थियरी का एक पॉइंट याद आता है कि सिस्टम कांट चेंज व्हाइल यू आर वॉचिंग। अब जोई पागल हो जाती है और वो सारे माइक और कैमरा को तोड़ने लगती है। लेकिन जेसन और माइक को यहाँ पर एक ईसीजी मशीन दिखाई देती है। अब जेसन कहता है कि हमें इस मशीन को यूज कर अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना होगा, लेकिन इस चक्कर में माइक की मौत हो जाती है पर वो गेट नहीं खुलता। अब यहाँ जेसन अपनी हार्ट बीट को स्लो कर देता है। जेसन जैसे ही ऐसा करता है वहां पर तुरंत ही गेट खुल जाता है, लेकिन तब तक उस रूम में पॉइजनस गैस भर चुकी थी और जोई अभी भी कैमरा तोड़ने में लगी हुई थी। बेन और जेसन तो वहां से निकल जाते हैं लेकिन जोई वहीं पर रह जाती है। अब जेसन और बेन जो कि इल्यूजन वाली वॉल्स और फर्नीचर से भरा हुआ था। बेन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जेसन ने माइक की जान की जरा भी परवाह नहीं की। बेन को ये स्ट्राइक होता है कि शायद जेसन ने ही उस कोड के लिए अपने दोस्त को मारा होगा।
जेसन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन्हें यहाँ से गेट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ये उस गेट को छूते हैं इन्हें चक्कर आने लगता है। बेसिकली इस गेट पर कुछ ड्रग्स लगा हुआ था जो कि स्किन के जरिए रिएक्ट कर रहा था और अब इनको इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में बेन जीत जाता है और एंटीडोट लेकर उस रूम से बाहर निकल जाता है और जेसन का सर दीवार पर जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बेन यहाँ एक 6th रूम में एंटर होता है और बस ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ पर मौत बस बेन को जकड़ने ही वाली थी, लेकिन बेन उस रूम से भी बचकर निकल जाता है और फिर उस रूम से निकलकर वो एक खाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गेम का मास्टर उसका स्वागत करता है जिसने इस गेम को डिजाइन किया है और फिर वो एक्सप्लेन करता है आखिर ये सब क्यों हुआ है और फिर वो कहता है कि ये एक ऐसा गेम है जो कि रिच ऑडियंस देखती है और उनके ही अकॉर्डिंग इस गेम को डिजाइन किया जाता है और ये रिच ऑडियंस इन सब पर पैसा लगाती है कि इन सब में से कौन जीतेगा। अब बेन सोचता है क्योंकि वो गेम को जीत चुका है तो शायद वो बाहर चला जाएगा, लेकिन गेम मास्टर उसको पकड़ लेता है और वो बेन को मारना चाहता था ताकि इस गेम का राज किसी को भी पता ना चले। अब हमें बताया जाता है कि उस हॉस्पिटल वार्ड रूम में मीनोस एस्केप रूम में कुछ एजेंट आते हैं और जोई जिंदा है जो कि किसी कैमरा के टूटने की वजह से उस रूम में होल बन गया था, तो वहां पर थोड़ी सी ऑक्सीजन रह जाती है जिसकी वजह से जोई अभी भी जिंदा थी और अब गेम मास्टर को स्क्रीन पर अभी भी 2 प्लेयर दिखाई देते हैं और उतने में ही जोई पीछे से आकर गेम मास्टर को गोली मार देती है, लेकिन गेम मास्टर किसी तरह से बच जाता है और वो जोई को मारने वाला ही होता है। तभी बेन गेम मास्टर को ही मार देता है। अब वो दोनों ही उस गेम से बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों ही सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जब पुलिस उस एस्केप रूम की जगह पर पहुंचती है वहां पर कुछ नहीं था, बल्कि सब कुछ खाली हो चुका था, लेकिन वहां पर अभी भी डॉक्टर वू टान यू लिखा हुआ था। अब हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर जोई बेन को मिलने के लिए आई थी और बेन अब यहाँ पर एक अच्छी हालत में था और वो एक सेल्स पर्सन बन चुका था। जोई ने इन 6 महीनों में मीनोस पर बहुत रिसर्च की थी और काफी लोगों के गुम होने के बारे में पता लगाया था। अब जो मीनोस गेम का लोगो था, जोई उसको देखकर कहती है कि शायद ये कोऑर्डिनेट इस गेम के मास्टरमाइंड की तरफ से इशारा करते हैं, जो कि सीधा सीधा बताते हैं कि न्यूयॉर्क अब जोई बेन को उसके साथ चलने के लिए मना लेती है और फिर तभी हमें एक फ्लाइट क्रैश होते हुए दिखाई देती है जो कि एक्चुअल में एक मीनस एस्केप रूम ही था जो कि जोई और बेन को इस गेम में वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर फिल्म के एंड में हमें एक डिजिटल स्क्रीन पर आवाज सुनाई देती है जो शायद डॉक्टर वू टान यू की ही होगी और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।